हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जीएस क्लासेस। दिस इज सिद्रा योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने अपने चैनल पे केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, केमिस्ट्री एकदम फिनिश हो गई है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो वाली वीडियो देखिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि केमिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर दिया है, मैंने एक्सरसाइज भी सभी चैप्टर्स की ऑलमोस्ट डाल ही दी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बायोलॉजी के चैप्टर्स, जो कि है बायोलॉजी का पहला जो चैप्टर है वो है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी को हम कितने सेगमेंट में बांटते हैं, बायोलॉजी कैसे है, हम अपनी साइंस को कितने सेगमेंट में बांटते हैं, ठीक है। वैसे तो 9th क्लास की जो साइंस है वो एक कंबाइंड बुक में दी हुई है, बट क्या होता है 11th क्लास में आने के बाद जो होता है मतलब बायोलॉजी अलग हो जाती है, सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले जान लेते हैं कि साइंस हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बायोलॉजी जो है अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती है। बच्चे बोलते हैं कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, कि इसको बस रटना पड़ता है, हालांकि ऐसा नहीं है, इसको रटना नहीं पड़ता है। अगर आप बायोलॉजी को समझ के पढ़ते हो तो वो इजिली आपकी समझ में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, मेरे पास हमारी साइंस है, ठीक। जो साइंस होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली होती है फिजिक्स, सेकंड होती है केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, ठीक। अब देखो, अब हमारी 9th क्लास की बुक में जो ये तीनों है सब्जेक्ट, ये कंबाइन दिए हुए हैं। अब केमिस्ट्री के कितने चैप्टर से मेरे पास 4 चैप्टर से, जो कि मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं अपने ही चैनल पर, ठीक। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स है, बायोलॉजी में भी बहुत सारे चैप्टर्स है, 4 to 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा सेल। तो अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। लेकिन जो हमारी बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। जूलॉजी होती है हमारी एनिमल्स की स्टडी, और जो बॉटनी होती है वो होती है हमारी प्लांट्स की स्टडी, ठीक। तो ये बायोलॉजी भी हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। और केमिस्ट्री जो है वो हमारी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री इनमें डिवाइड होती है। और फिजिक्स हमारे एक ही सब्जेक्ट होता है पूरा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री तो मैंने कंप्लीट करवा ही थी, बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब बायोलॉजी में हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, अब अगर हमें ये चैप्टर स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है। पहले हमारे उसमें आ रहा है फंडामेंटल। अब फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल में क्या ले रही हूँ, लेट अस सपोज बच्चों कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपको एक घर बनाना है, ठीक है। अब जब घर बनाना है आपको, तो आपको कितने मतलब इंग्रेडिएंट्स यानी कितने भी सामान की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो उसमें हमारी ईंटें आ गई यानी ब्रिक्स आ गई, ठीक है, सीमेंट आ गया, या फिर जो भी मतलब लगता है उसमें, है ना, बजरी वगैरह जो भी लगती है। तो अगर मैं आपको ईंटें ही ना दूं, ईंट है मतलब ब्रिक्स ही ना दूं, तो फिर आप कहोगे कि मैं ऐसे कैसे बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। कोई भी दीवार बिना ईंटों के कैसे खड़ा कर सकता हूँ। तो वो ईंट क्या है, उस पूरे घर की क्या है, एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, वो एक बेस है। तो हमारा फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है, बेस है, जो बहुत जरूरी होता है। अब एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। वो आप लोगों को बहुत पसंद भी है। जैसे कि मैं आपको पिज्जा बनाने के लिए दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैंने आपको जस्ट मतलब एक पिज्जे का बेस होता है ना, कि हमारा ऐसे पिज्जा है, ये पिज्जा का बेस है। अब इसके ऊपर हम डालते हैं वेजिटेबल्स डाल देते हैं, कॉर्न डाल देते हैं, सब कुछ डालते हैं, तो हमारा चीज डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारा पिज्जा बन जाता है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको ये वाला जो है ये बेस नहीं दूंगी, मैं आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट से बनानी है। आपको कैप्सिकम लेनी है, कैरेट, या फिर जो भी चीज वगैरह आप डालते हैं ऐसे बना देते हो। तो आप क्या कहोगे, ये तो इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका बेस ही नहीं है, बिना बेस के पिज्जा कैसे बन जाएगा। तो इसी तरह से जो सेल होती है वो भी एक फंडामेंटल यूनिट होती है। मतलब ये है कि जरूरी हमारी जो बॉडी है वो सेल से ही मिलकर बनी है, ठीक। जो हमारी मतलब छोटी छोटी जो सेल्स होती है उनको मिलने के बाद हमारी क्या बन जाती है, मतलब हमारी बॉडी बन जाती है, ठीक है। अब एक चीज और आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा,
तो इस फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, बेस। किसी भी चीज का बेस अगर मैं ले रही हूँ तो उसका मतलब होता है हमारा फंडामेंटल, ठीक है। अब उसके बाद यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब ये होता है कंप्लीट। मतलब अगर मैं कोई भी, सपोज कीजिए कि मैं कोई भी माला बना रही हूँ, ठीक है, माला के मेरे पास क्या है, मोती है। अब वो मोती क्या होंगे, तो मोती क्या है, अब उन मोती को मैं क्या कर रही हूँ, एक धागे के अंदर पिरो रही हूँ, ठीक है, तो उनसे क्या बन जाती है, हमारी एक माला बन जाती है। लेकिन अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि वो मोती जो है अपने आप में कंप्लीट नहीं है, अब मैं माला में डालने के बाद ही वो कंप्लीट हुए हैं। एक मोती अपनी आइडेंटिटी खुद रखता है कि उसके पास अपनी आइडेंटिटी है कि वो एक मोती है, वो एक कंप्लीट चीज है, ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी कंप्लीट। यूनिट का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक। ऐसा नहीं कि किसी और चीज से मिलकर बन रही है, ठीक है। अब लाइफ का मतलब होता है हमारा जीवन, ठीक। तो जो सेल है हमारी क्या है, एक बेस है, कंप्लीट और जीवन। ये जो मैंने आपको तोड़ के बताया है, सेल हमारी फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज और पता होनी चाहिए, एक चीज की, वो क्या है कि जो हमारी सेल है, सेल को अगर मैं बहुत सारी सेल ले रही हूँ एक साथ, तो वो ग्रुपिंग करके क्या बनाती है, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को मैं क्या बोलूंगी, टिश्यू, ठीक है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं मेरे। जब हमारी ये सेल्स, बहुत सारी सेल्स होंगी, आपस में ग्रुपिंग कर लेंगे तो टिश्यू बन गए। टिश्यू से क्या बनेंगे, जब टिश्यू आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं तो हमारे बन जाते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन से क्या बनेगा हमारा, ऑर्गन सिस्टम। देखो अब मैं इनके एग्जांपल ले रही हूँ, हमारी बॉडी में सेल तो होती है, वो तो सबको बताइए। अब सेल से क्या बना, सेल का टिश्यू बना। टिश्यू क्या हुए हमारी, ये स्किन जो है, स्किन ये एक टिश्यू है, ठीक है। अब इस टिश्यू ने ग्रुपिंग की, टिश्यू ने जब ग्रुपिंग की तो ये पूरा हमारी बॉडी के ऊपर आ गया, तो इससे क्या बन गए, हमारे ऑर्गन्स बन गए। ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे नोज हुई, आईज, लिप्स, फिंगर्स, ये सब क्या हुए, हमारे ऑर्गन्स हो गए। अब इस ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या क्या होता है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक कोई भी इंडिविजुअल है, मतलब कोई भी हमारे स्पेसिमेन है, तो उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम तो होता ही है ना। तो ऑर्गन सिस्टम किससे बनता है, हमारा ऑर्गन से। और ऑर्गन किससे बनते हैं, टिश्यू से बनते हैं, टिश्यू सेल से बनता है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आप लोगों को इसका मतलब समझा दिया और ये भी आप लोगों को बता दिया। अब हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का, देखो अब हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। देखो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेल से, ठीक। सेल के हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द सेल। डेफिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक। फिर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। अब पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं सेल के, ये भी आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले है सेल वॉल, देन है मेरे पास सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है। देन है मेरे पास साइटोप्लाज्म, फिर है न्यूक्लियस, ठीक। फिर है सेल ऑर्गेनेली, ठीक। अब सेल ऑर्गेनेली में भी बहुत सारे हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली हैं, तो देखो इधर सेल ऑर्गेनेली भी डिवाइड कर लेते हैं। सेल ऑर्गेनेली में है वैक्यूल्स, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिक्स,
लाइसोसोम्स, ठीक है। तो ये सब चीज ना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, अब इस चैप्टर की एक लास्ट चीज है जो कि यहाँ पर नहीं आ पाई है, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। पढ़ेंगे हम सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन में 2 डिवीजन पढ़ेंगे हम। पहला है माइटोसिस, सेकंड है मियोसिस, ठीक। ये सभी चीज हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक चार्ट, तो इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जब आप इसको नोट डाउन करिएगा तो मतलब इस चैप्टर की जो बायोलॉजी का रजिस्टर होगा उस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आप लोगों को ये नोट करना है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप जब रिवीजन करते हैं तो आपको इजीली मतलब इजी हो जाता है पढ़ना, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि हमारे टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ द सेल की डेफिनेशन क्या है पे पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ द सेल, देन पार्ट्स ऑफ द सेल। पार्ट्स ऑफ द सेल में ये सब हमारे पार्ट्स आते हैं। देन सेल ऑर्गेनेली में ये वाले पार्ट्स हमारे आते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम डेफिनेशन ऑफ द सेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल क्या है। तो पहले देखिए डेफिनेशन ऑफ द सेल। तो डेफिनेशन ऑफ द सेल क्या है? सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी लाइफ है वो इसी चीज पे डिपेंड करती है। अगर सेल नहीं होगी तो हमारी लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ का, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बताया है कि ये एक बेस है लाइफ का, फंडामेंटल है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी सेल है वो अलग अलग फंक्शन करती है। अच्छा, हम जो हमारी बॉडी है वो डिफरेंट टाइप की सेल से बनी है, बहुत सारी सेल से बनी है। तो हम क्या हुए? हम मल्टी सेलुलर हुए। दो टाइप की सेल्स होती हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। बट जो हम है वो हम मल्टी सेलुलर है, मतलब हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारी सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब ये अलग अलग जो सेल है वो अलग अलग फंक्शन करती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब सेल की डिस्कवरी, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमने पढ़ लिया सेल डेफिनेशन ऑफ द सेल। आज सेल की डिस्कवरी पढ़ते हैं। सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 और 65 ऑब्जर्व इन कॉर्क। जो सबसे पहली सेल थी वो किसने ऑब्जर्व की थी? रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व की थी। किसके अंदर? कॉर्क के अंदर। अब कॉर्क क्या है? ये कॉर्क जो है, कॉर्क हमारे एक जो हमारी किसी भी ट्री है, ट्री की जो बार्क होती है, मतलब पेड़ की छाल हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है? हमारी कॉर्क होती है। तो उसके अंदर क्या हुआ? जब रॉबर्ट ने, जो हमारे रॉबर्ट अंकल थे, उन्होंने क्या किया? उस कॉर्क को लिया और उसको उसका इतना सा पीस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको कुछ इस टाइप की चीज दिखाई दी, ठीक है। तो जब उन्होंने इस तरह से देखा तो उनको क्या याद आया? उनको कंपार्टमेंट ऑफ हनी बी याद आया। हनी बी का जो कंपार्टमेंट होता है, हनी बी कंपार्टमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता, मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो उनको क्या याद आया? वो भी तो कुछ ऐसी होता है ना, ऐसे ना। तो उनको ये याद आया तो उन्होंने क्या कहा कि तो इन्होंने ये वाली जो सेल डिस्कवर की थी हमारी डेड सेल, ठीक है। लिविंग सेल नहीं थी, ये डेड सेल थी। आप लोगों को याद रखनी है, लिख लेना यहाँ पर डेड, ठीक। आप देखो, कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क कहाँ से मिलती है? बार्क ऑफ ट्री से मिलती है। सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग स्मॉल रूम। अब इसको स्मॉल रूम क्यों कहा गया है सेल को? इसलिए कहा गया है क्योंकि दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे रूम की तरह है, कमरों की तरह है। क्योंकि जो मधुमक्खी का जो हनी रहता है वो यहीं पर रहता है ना, तो वो स्मॉल रूम के अंदर रहता है, इसलिए इनको क्या बोला हमने? स्मॉल रूम बोला, ठीक है। तो ये थी हमारी सेल डिस्कवरी। इसके बाद हम सम अदर डिस्कवरीज देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं सम अदर डिस्कवरीज के और कौन सी डिस्कवरीज हुई। तो और डिस्कवरीज को अगर हम देखेंगे तो हमारे जो ल्यूवेनहॉक थे, ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1674 में फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया पॉन्ड के अंदर। पता है क्या? जो हमारे रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने एक डेड सेल जो मतलब डेराइव की थी, उन्होंने डेड सेल के बारे में बताया था कि डेड सेल क्या होती है, ठीक है। उनको जो सेल मिली बार्क के मतलब कॉर्क के अंदर, वो क्या थी? वो डेड थी। लेकिन जो हमारे ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने
उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की जो एक जिंदा सेल थी, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए, आप लोग के एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आएंगे कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर की। तो आप लोग मुझे डेफिनेटली पता है कि आप रॉबर्ट हुक ही लिख के आएंगे, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा कि मतलब कौन सी लिविंग सेल थी और कौन सी कब मतलब डेड सेल थी या लिविंग थी जो रॉबर्ट हुक लिखी थी, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जो हमारे ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। किसके अंदर डिस्कवर किया था? पॉन्ड के अंदर। पॉन्ड का उन्होंने क्या किया, पॉन्ड का पानी लिया, उस पानी की एक बूंद को स्लाइड पे रखा और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको वहां पर भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दी, ठीक, लेकिन वो लिविंग थी, ठीक है। तो ये थे हमारी सेल, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ये जस्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, और इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट आपको रटना है। ये वाली जो चीज़ है ये आप लोगों को बस याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि डिस्कवरीज जो होती है वो याद रखनी पड़ती है, उनको समझने वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक। अब फुरकिंजे ने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया 1839 में। तो ये थी हमारी सम अदर डिस्कवरीज। इसके बाद चलते हैं हम अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थ्योरी के ऊपर, जो थी हमारी सेल थ्योरी। क्योंकि ये चैप्टर हमारे सेल से रिलेटेड है तो सब कुछ हम सेल के ऊपर ही पढ़ेंगे। सेल की डेफिनेशन क्या है, सेल की डिस्कवरी क्या है, सेल थ्योरी क्या है, ठीक है, कितने टाइप की सेल्स होती है, सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी जो थी वो हमारे दो साइंटिस्ट ने दी थी, एक का नाम था शीडेन, एक का नाम था श्वान, ठीक है। तो जो हमारे दो साइंटिस्ट थे शीडेन एंड श्वान, तो शीडेन ने 1838 में ये सेल थ्योरी दी। उन्होंने क्या कहा? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो सेल के बने होते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पर उस टाइम शीडेन ने कही, ठीक है। उसके बाद आए हमारे श्वान 1839 में। 1839 में उन्होंने क्या कहा? वो इतने चालाक थे, उन्होंने क्या किया कि मैं उसकी शीडेन की कॉपी कर लेता हूँ और अपनी एक सेल थ्योरी दे देता हूँ। मतलब उसमें फिर ऐसा रहेगा कि जो हमारे शीडेन अंकल थे उनका नाम भी रहेगा और मैं ये वाली थ्योरी बोल के जो अब जिसने आगे बोली है मेरा नाम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी ये सेम थ्योरी दे दी कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है। लेकिन जो हमारे मतलब जो श्वान थे वो हमारे जूलॉजिस्ट थे और जो हमारे शीडेन थे वो थे बॉटनिस्ट, ठीक। ये आप लोगों को याद रखना है, आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये जो थ्योरी उन्होंने दे दी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटेड बाय रॉबर्ट बर्जो। उसके बाद आया हमारे रॉबर्ट बर्जो। उन्होंने क्या कहा? 1855 में उन्होंने ये कहा ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ये एक लैंग्वेज है जिसमें उन्होंने ये कहा, इसका मतलब ये होता है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये होता है कि जो सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। अब इस प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है? इस प्री एग्जिस्टिंग का मतलब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। बच्चों के आपने अपने घर में एक प्लांट लगाया हुआ है, तो आपने क्या किया? उस प्लांट के आपने लिए बीज, ठीक है, और एक जगह आपने उसके लिए एक डाली काट के वहां से डाली निकाली। अब आपने दो पॉट्स लिए, उस एक में डाला बीज और एक में लगा दी वो डाली। कुछ टाइम बाद वो हो गई ग्रो, वहां से प्लांट निकल के आ गए। तो जो हमारे आप सोचोगे कि जो हमारी वो डाली वाली जो थी उससे क्या हुआ? तो वो पहले वाले प्लांट से ही तो आई है, दूसरे वाले मतलब पहले वाले प्लांट से ही तो आई है ना, ऐसा ही तो हुआ है। तो मतलब ये है कि वो प्री एग्जिस्टिंग प्लांट से आई है, ठीक। मतलब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होती है वो न्यू सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। अब आप बोलोगे कि ये बीज वाला कंसेप्ट कैसा है कि सीड से कैसे आ गया? अब सीड भी जो है वो प्लांट से ही तो आए हैं। अब सीड्स का कंसेप्ट भी यही है कि जब हम सीड को प्लांट से लेते हैं, जब हम कहीं पर डालते हैं तो वो निकल के आ जाते हैं प्लांट्स। तो सीड भी कहाँ से आए हैं? प्लांट से आए हैं। तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है वो न्यू सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आ गया है तो आप इसको दोबारा देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है हमारा पार्ट्स ऑफ द सेल। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं हम पार्ट्स ऑफ द सेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया भी था कि बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारी सेल के, तो कौन कौन से पार्ट्स हैं आइए देख लेते हैं। तो पहला पार्ट क्या है मेरे पास, पहला है सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं कि सेल जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। अब इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है और इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है। अच्छा, फ्लेक्सिबल क्या होती है, जैसा कि हमारी ये ऐसे ये वाली मेरी वो है फिंगर है, इसको मैं इधर भी ले जा सकती हूँ, थोड़ा सा इधर भी ले जा सकती हूँ ना, तो ये क्या हुई, फ्लेक्सिबल हुई, ठीक। तो इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब जैसे इलास्टिक की तरह कोई चीज खींच लेते हैं ना हम, वो खींचने वाली भी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है, डेड नहीं होती है। नेक्स्ट है मेरे पास आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। अच्छा, जैसे कि बच्चों में ये सेल ले रही हूँ, ठीक, तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इस सेल की क्या होती है, ये है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये हमारी सेल है, सेल के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको होल्ड करती है, पकड़ती है, ठीक। अब नेक्स्ट है होल्ड द कंटेंट ऑफ द सेल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रोवाइड ए डेफिनिट शेप। अच्छा, अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल जो है, सेल की जो शेप रहेगी वो कैसी भी हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, अमीबा की तरह हो जाएगी। तो ये एक डेफिनिट शेप देती है हमारी सेल को, ठीक। नेक्स्ट है मेरा फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अच्छा, ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर से कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस जो हमारे सेल को बेनिफिट देते हैं वही इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ही सब्सटेंस इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। जो बारीक बारीक सब्सटेंस होते हैं वो इसके अंदर जा सकते हैं, ये अपने अंदर आने को सिर्फ उन्हीं को परमिशन, उन्हीं पार्टिकल को परमिशन देती है जो इसको पसंद आते हैं। ऐसा नहीं कि सब आ जाओ सब, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ ही सब्सटेंस को अपने अंदर आने की परमिशन देती है, ठीक। आया समझ में, सेल मेम्ब्रेन ये, ठीक। उसके बाद है हमारा कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज की बनी हुई है, तो आप क्या कहेंगे, लिपिड प्लस प्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड की हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है किसी भी सेल की, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही थे जो आप लोगों को समझने थे, आई होप कि आपको आ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया वो समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप लोग बायोलॉजी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी कमी लग रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए कि मैं अपनी वीडियो के लिए कुछ अच्छा क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।